इतिहास मानते हैं उनका कथन है कि जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थिति से परिवर्तन होती है, अर्थात साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुकूल बदलता है। अर्थात ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इतिहास मानता है, यानी इतिहास जानता है कि उनका कथन कि जनता की चित्तवृत्ति, जो जनता की चित्तवृत्ति है, तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तन होती है। साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुकूल बदलता है, अर्थात जनता का जो नजरिया है, जनता जो जिस नजरिए से तत्कालीन परिस्थितियों को देखती है, उसी तरीके से साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुकूल ही बदलता रहता है। अतः साहित्य का इतिहास तभी अपना सही रूप प्राप्त करता है जब सभी तत्वों का समावेश होता है। यानी साहित्य का जो इतिहास है तभी वो अपना सही रूप तभी प्राप्त कर सकता है जब उसमें सभी तत्वों को शामिल किया जाए। घटनाओं का विश्लेषण युगीन परिवर्तियों के समक्ष हो, जनमानस की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को समाहित कर साहित्य कृतियों का विवेचन विश्लेषण साहित्य के इतिहास में होता है। हिंदी भाषा के साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ स्तवर द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ था। ये जो ग्रंथ है स्तवर द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ है, इसका लेखन फ्रेंच भाषा के विद्वान ने गार्स द तासी ने किया था। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में से ये पूछा जाता है कि स्तवर द ला लिटरेत्यूर इंदुई हिंदुस्तानक नामक ग्रंथ का रचना किसने की थी, या ग्रास द तासी ने किसकी रचना की थी, कौन से ग्रंथ की रचना की थी, यह ग्रंथ कितने भागों में बांटा गया था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, इन सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डरना नहीं है, सही से जवाब देना है, ठीक है। यह ग्रंथ 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा था इस ग्रंथ को? 2 भागों में। इसका प्रथम जो भाग था उसका प्रकाशन 1839 में हुआ था और सेकंड वाले का जो हुआ था वो 1847 में हुआ था। इस ग्रंथ की महत्व इसलिए दी जाती है क्योंकि हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने वाला ये पहला ग्रंथ था। हिंदी व उर्दू भाषा के कई काव्यों का विवरण इस ग्रंथ में वर्णन क्रम पद्धति में किया गया। इस ग्रंथ में हिंदी की कृतियां को वर्गीकरण करने का प्रयास करते हुए उन्हें आख्यान, आदिकाली, इतिहास, काव्य नामक खंडों में विभाजित किया गया। काल विभाजन युगीन परिस्थितियों का विवेचन न होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव इस ग्रंथ में नहीं है। काल विभाजन न करवाना तथा अपर्याप्त सूचना देने के विश्लेषण को न छिपाते हुए इस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शुरू में मेरा विचार काल कर्म ग्रहण करने का था। मैं यह बात छिपाना नहीं चाहता था कि कर्म अधिक अच्छा रहता है, किंतु मेरे पास अपनी सूचनाएं होने के कारण उसे ग्रहण करना कठिन ही था। गास द तासी ने जिन समय यह इतिहास ग्रंथ लिखा उस समय शोध के सुविधाओं उपलब्ध नहीं थी। स्रोत रूप में अपनाई जा सकने वाली सामग्री का भी अभाव था। फिर भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्री गणेश उन्हें किया। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का परिवर्तन किया गया। इस दृष्टि से उनका महत्व। ग्रास द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लगभग 3 दशक के बाद उन्होंने सन 1883 में शिव सिंह सेंगर और शिव सिंह सरोज लिखा था। इसमें लगभग 1000 कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। उनकी रचनाओं के उदाहरण दिए हैं। इसमें दी गई अधिकांश जानकारी परवर्ती खोज के पश्चात सही साबित नहीं हुई है। यानी कि इसमें जो 1000 कवियों के बारे में है, उनकी रचनाओं के बारे में है, उसमें से एक बहुत सारी ऐसी के है जो सही साबित नहीं हुई है। साहित्य इतिहासकार के लिए इस ग्रंथ में उपलब्ध सामग्री बहुत सहायक सिद्ध हुई है। मतलब इसमें जो सामग्री हमें मिली है वो हमें बहुत ही ज्यादा मदद करती है, ये जानने के लिए जानकारी प्राप्त करती है। शिव सिंह सेंगर के बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा को आगे बढ़ाया और द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की। इसका प्रकाशन 1838 में हुआ। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था
वह लिखित वार्ता, साहित्य, इतिहास ग्रंथ की सामग्री का समुचित प्रयोग करते हुए बार काल विभाजन का प्रयत्न इस ग्रंथ में हुआ। कहीं कहीं हुई अनुवाद संबंधित छुटपुट भूलों को याद छोड़ दिया जाए तो इस ग्रंथ की अनेक ऐसी बातें हैं जो इसे विशिष्ट बनाती है। सर ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ के रूप में एक ऐसी जटिल प्रश्न का उत्तर दिया जो अब तक स्पष्ट नहीं था। उन्होंने हिंदी भाषा साहित्य को सांस्कृतिक, प्राकृतिक, उपभ्रंश और अरबी, फारसी, उर्दू साहित्य से पृथक कर दिया। अर्थात उन्होंने हिंदी भाषा साहित्य को संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा, उपभ्रंश भाषा, अरबी भाषा और उर्दू भाषा साहित्य से अलग कर दिया और केवल हिंदी भाषा के काव्यों का वर्णन ही किया ग्रंथ में किया था। उन्होंने इन ग्रंथ में इन सारी भाषाओं को साहित्य को अलग करके केवल हिंदी काव्यों का वर्णन ही इस ग्रंथ में किया। जो संदर्भ उन्होंने पूर्ववर्ती ग्रंथों से लिया उनका विवरण भी साथ ही दिया। 11 अध्याय में विभाजित इस ग्रंथ में नामकरण, काव्य प्रवृत्ति, संस्कृत परिस्थिति का भी वर्णन है। हर अध्याय काल विशेष से संबंधित है। यह प्रथम इतिहासकार है जिन्होंने भक्ति काल की महत्व पर प्रकाश डालते हुए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है कि भक्ति काल की को हिंदी काल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी भाषा के काव्य की रचनाओं का विश्लेषण कर काव्यों के व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने इन काव्यों की रचनाओं करके काव्यों के व्यक्तित्व, जो कवियों के व्यक्तित्व थे उनको प्रतिष्ठित किया, उनको मान सम्मान दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य की बिछड़ी हुई सामग्री का अध्ययन विश्लेषण कर एक आधार तैयार किया। यह ग्रंथ आगे आने वाले साहित्य इतिहासकारों की मील का पत्थर साबित हुई। मिश्र बंधुओं, जो मिश्र बंधुओं किसे कहा जाता है कि मिश्र बंधुएं जो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इन सभी कवियों को क्या कहा जाता है, मिश्र बंधु ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिश्र बंधु विनोद लिखा। इन्होंने क्या लिखा, इन सारे मिश्र बंधुओं ने क्या किया, मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसमें लगभग 5000 कवियों की जीवन व आलोचनाओं का विवरण संकलित है। घतात्व है कि मिश्र बंधुओं ने अपनी इस कृति को इतिहास नहीं कहा अपितु विनोद नाम दिया। साहित्य के इतिहास के लिए आवश्यक सभी तत्व को शामिल कर वह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहते थे, किंतु कुछ सीमाओं के कारण यह संभव नहीं हुआ। वो एक साहित्य के इतिहास के लिए इन्होंने कुछ तत्व को शामिल कर एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चाहते थे, पर ये नहीं लिख पाए। कुछ कारणवश ये इनकी सीमाओं के कारण यह संभव नहीं हो पाया। फिर भी काल विभाजन करने में एक सुस्पष्ट आधार को अपनाया और संपूर्ण हिंदी भाषा के साहित्य का महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे 8 कालों में विभाजित किया। इन्हें कितने कालों में, 8 कालों में विभाजित किया। साहित्यिक महत्व का पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने क्या किया, 8 कालों पर इन्हें बांटा। और इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व इस दृष्टि के अक्षुण्ण है कि परवर्ती लेखकों ने इस ग्रंथ को प्रामाणिक आधार के रूप में अपनाया। 4 भागों में विभाजित इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस ग्रंथ के आधार पर सामग्री ली। अपनी पुस्तक में लिखा कि रीतिकाल के काव्यों के परिचय लिखने में मैंने प्रिय उक्त ग्रंथ यानी मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिया है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने कहा, जब वो रीतिकाल के काव्यों के परिचय लिख रहे थे अपने ग्रंथ में, तो उन्होंने मिश्र बंधु के जो विनोद थे, मिश्र बंधु विनोद, उनसे अपना विवरण लिया। निश्चित ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के सही दिशा में अग्रसर होने के पीछे मिश्र बंधु विनोद के महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदी साहित्य का जो लेखन की परंपरा शुरू हुई थी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हाथ यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, मिश्र बंधुओं की है।
सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास है जिसे आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में लिखा था। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह बाद में आया। आचार्य शुक्ल के साहित्य के इतिहास की सर्व प्रमुख विशेषता दोस्तों आगे की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।